आएगा विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग माइक में. So mentally healthy person and ego defense mechanism. We'll cover this heading under this topic under the following heading. We'll have a brief introduction about what is health, okay, what is mental health. Then the concept of mental health and mental hygiene in details we'll be covering. Still, it is not a very widely आपको knowledge दिया जा रहा होगा. एक brief introduction है towards the mental health क्या होता है, mental hygiene क्या होता है, and then defense mechanism उसके बाद हम पढ़ेंगे. सो व्हेन हम हेल्थ की बात करते हैं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने हेल्थ को 3 हिस्से में बताया कि फिजिकल हेल्थ भी होनी चाहिए, मेंटल भी होनी चाहिए और सोशल वेलबींग भी होनी चाहिए. सो मेंटल हेल्थ इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आपका WHO की जो डेफिनेशन है हेल्थ की. ओके, सो जस्ट बिकॉज किसी को कोई बीमारी नहीं है, जस्ट नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ अ डिजीज डज नॉट कंट्रीब्यूट टू कि पेशेंट हेल्दी है. ठीक है. So from the above definition हमें क्या समझ में आता है कि mental health is an integral component of overall health. It influences our thinking, behavior and behavior. There are another part of mental health is कि वो आपके डे टू डे लाइफ में आप कैसे फंक्शन कर रहे हैं, लोगों से आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे उनसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करता है मेंटल हेल्थ का एक पार्ट. ठीक है. Person's mental health also depend on in the part of effective balance, use of ego defense mechanism जो हम आगे पढ़ेंगे, which helps manage anxiety and maintain emotional stability in response to कोई भी internal या external crisis हो रखी है तो. So now we'll move on to the main topic, mental hygiene and mental health. How is to be connected? So what is mental hygiene? हेल्थ से पहले हाइजीन मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज हाइजीन का मतलब है कि आप एक चीज को बचा के कैसे रख सकते हैं. समझ रहे हैं ना कि आप हाउ यू प्रिवेंट थिंग्स बिफोर इट कैन गेट वर्स. सो इट इज जस्ट लाइक साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग योर माइंड हेल्थी. जैसे आप अपने दांतों को अच्छे रखने के लिए ब्रश करते हैं, आप अपने बाल कोम करके रखते हैं, आप अपनी बॉडी को फिट करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, हाइड्रेट रखने के लिए पानी पीते हैं, वैसे ही देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज डे टू डे डेली लाइफ में आपको कुछ चीजें प्रैक्टिस करनी है जिससे कि आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे. दैट इज व्हाट इज मेंट बाय द कंसेप्ट ऑफ मेंटल हाइजीन कि आप हेल्थ को कैसे बढ़ा सकते हैं. जैसे अभी किसी को नेचर ने अच्छे से बाल दिए हुए हैं, ठीक है, तो वो उसकी ऑयलिंग भी कर रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे आप लोग उन पे हेयर कट भी लेते हैं, तो ये सारी चीजें आपके जो अच्छे नेचुरल हेयर है उनको आगे बेटर करेंगी. ठीक है. तो वैसे ही मेंटल हाइजीन की कुछ प्रैक्टिसेस है जो आप डे टू डे लाइफ में अगर फॉलो करेंगे तो आपकी मेंटल हेल्थ आगे बढ़े रहेगी. सो क्लिफोर्ड बेयर वाज अ साइंटिस्ट जिसने ये बताया था कि मेंटल हाइजीन का जो टर्म है वो क्यों आया था. पहले क्या होता था ना, पहले जमाने में कि जो मेंटली इल पेशेंट होते थे, प्लीज सिट डाउन, उन लोगों को क्या तो फिर किसी सुपरस्टिशन की वजह से या फिर जो भी उस टाइम पे नॉर्म्स थे सोसाइटी में, उसकी वजह से पेशेंट्स को बहुत लुक डाउन अपॉन किया जाता था. सिचुएशन इन मेंटल असाइलम्स भी बहुत अच्छी नहीं थी. सोसाइटी का रोल टुवर्ड्स मेंटली अनहेल्दी पर्संस भी बहुत खराब था. तो इस चीज को कैसे, इस चीज से एज अ कम्युनिटी कैसे डील की जाए, आगे हम ऐसा क्या करें कि जो भी मेंटल, जो हमारे जो इल पेशेंट्स है उनको एक आगे बेटर लाइफ मिल पाए, एंड प्लस जो नॉर्मल पीपल है उनकी भी मेंटल हेल्थ कैसे आगे प्रोपोगेट हो पाए. तो ये सारा जो कंसेप्ट मेंटल हाइजीन का तब 1900 स्टार्टिंग ऑफ 1900s में आया था. He started mental hygiene movement to improve the care and prevention of mental disorders. ठीक है. अगेन एम क्या है, सबसे 3-4 एम होते हैं. पहले एम तो प्रिवेंशन की बीमारी हम होने से रोके, कोई भी मेंटल इलनेस है उसको होने से हम प्रिवेंट करें. पॉजिटिव मेंटल हेल्थ किस तरीके से प्रमोट की जा सकती है, क्या क्या चीजें हमें अपनी लाइफ में करनी चाहिए जिसकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ और अच्छी हो सके. एंड अगर कोई मेंटल प्रॉब्लम है तो उसको अर्ली इजीली डिटेक्ट करना है और उसे जल्दी से जल्दी ट्रीट करना है, क्योंकि जितना ज्यादा ट्रीटमेंट गैप आएगा कोई इलनेस के बीच में, उतना ज्यादा उसकी जो प्रोग्नोसिस है, आगे जो बीमारी का रूप है वो ज्यादा भयंकर हो सकता है अगर टाइम पे ट्रीटमेंट ना मिले तो. ठीक है. एंड लास्ट की रिहैबिलिटेशन ऑफ मेंटली इल पेशेंट.
अगर एक बार एक डिजीज हो गई है, ट्रीटमेंट के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इनको वापस कैसे सोसाइटी में रिहैबिलिटेट करना है, क्या कुछ स्पेशल होम्स चाहिए, क्या कुछ स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए कि ये पेशेंट्स अपनी लाइफ आगे अच्छे से जी पाए। तो ये सब चीजें मेंटल हाइजीन की कुछ कुछ एम्स हैं। प्रिंसिपल क्या है? नो योर सेल्फ, अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अगर हम एज एन इंडिविजुअल लेवल पे बात करें कि आप अपनी मेंटल हाइजीन कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो अनटिल एंड अनलेस आपको अवेयरनेस ही नहीं है कि मुझ में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मेरा बिहेवियर कैसा है, क्या मुझ में पॉजिटिव्स हैं, क्या चीजें मुझ में काम करनी है, तो आप कैसे आगे अपने ऊपर अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, एक्सेप्ट योर सेल्फ। सो दिस कंपैरेटिव एनालिसिस वाला जो आज के समाज में है कि उसके पास आईफोन है, मेरे पास नहीं है, मैं एंड्रॉइड चला रहा हूँ, तो ये आई एम जस्ट यूजिंग एन एग्जांपल। तो एक्सेप्ट योर सेल्फ कि आपके अंदर जो यूनिकनेस है उसे पहचानिए, उसे एक्सेप्ट करिए। अगर कुछ कमियां लगती है, किसी चीज पे काम करना है, तो उस पर वर्क करिए। डोंट कंपेयर ए टू जेड। अभी कोई जेड जैसा दिखता है और आप ए जैसे दिखते हो, तो वो कंपैरिजन ही नहीं है, समझ रहे हैं ना? ठीक। बैलेंस योर लाइफ। टाइम आपको डिवाइडेड रखना है अपनी वर्क लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने अगर लेजर एक्टिविटीज कुछ कर रहे हैं, तो इन सब चीजों को एक बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि काम इतना किया है कि रेस्ट का टाइम नहीं मिल रहा है, या इतने लेजी हो कि काम करने का मन नहीं कर रहा है। तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड आपका लेजर एक्टिविटीज। हेल्दी रिलेशनशिप्स, एक पॉजिटिव सपोर्ट सिस्टम होना जरूरी है, चाहे वो आपके पीयर ग्रुप हो, फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज हैं, स्पाउस है, ठीक है। तो इनके साथ एक पॉजिटिव हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए। पॉजिटिव हेल्दी रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं है कि हर एक बात में एग्री करते हो सकता है दो लोगों का अलग अलग विचार हो, लेकिन उन विचारों पर लड़ने से बजाय डिस्कशन हो, आप अपने अपने पॉइंट रखने लायक बन सको। समझ रहे हैं? ठीक। स्ट्रेस मैनेजमेंट आना चाहिए, बिकॉज स्ट्रेस इज नाउ डाइज पार्ट एंड पार्शल ऑफ लाइफ। कहीं ना किसी तरह का छोटा बड़ा स्ट्रेस आपको हर जगह मिलेगा। तो उसको मैनेज कैसे करना है, कुछ क्या एक्टिविटीज, कुछ एक्सरसाइजेस करनी है, डे टू डे लाइफ में अपने आप को कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है कि आप एक्सटर्नल जो ट्रिगर्स हैं उनसे परेशान ना हो। अर्ली हेल्प, अगर लगता है कि प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रही है, जो भी आपने मेजर्स अपने 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 लेवल पे यूज कर लिए हैं, फिर भी हेल्प नहीं मिल रही है, टेक अ प्रोफेशनल्स हेल्प। चाहे वो साइकोलॉजिस्ट है या साइकाइट्रिस्ट है, ट्रीटमेंट की जरूरत है, जो भी लगता है एक जल्दी से जल्दी हेल्प लीजिए। और हेल्दी लाइफस्टाइल, eating properly, sleeping properly, and exercising on a regular basis are some of the components of a healthy lifestyle. ठीक है? So in short, mental hygiene क्या है? It is the science of maintaining and promoting mental health and preventing mental illness. Objective क्या है? कि आपका प्रिवेंशन करना है इलनेस का, मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना है, रिहैबिलिटेट करना है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द मेंटली इल पेशेंट, हैविंग अ होपफुल आउटलुक टुवर्ड्स द लाइफ। सो मेजर क्या है? आपको अपना सपोर्ट सिस्टम अच्छा रखना है, अपने फैमिली से, अपने पेयर से रिलेशन अच्छा रखना है, अपनी बॉडी का, अपने स्लीप का ख्याल रखना है, अपना वर्क लाइफ बैलेंस करके रखना है। ठीक है? दिस इज जस्ट इन ब्रीफ कि मेंटल हाइजीन क्या होता है। आफ्टर कवरिंग मेंटल हाइजीन, अब हम मेंटल हेल्थ की तरफ बढ़ते हैं। तो मेंटल हेल्थ एज हमने WHO हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें मेंटल हेल्थ इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ओवरऑल हेल्थ। So it means overall well-being of person's mind and emotions. It affects how we feel, behave, and handle stresses of the life. When we talk about a mentally healthy person, वो generally happy, even if there are uncertainties or problems in life, the person can take care of those problems or can move forward, balancing his life. Confident and able to cope up with life's ups and downs. डेफिनेशन WHO ने क्या बोली है मेंटल हेल्थ की, अच्छे से सुनना। इट इज अ स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच एवरी इंडिविजुअल रियलाइजेस हिज और हर ओन पोटेंशियल, अपने अनुसार हमारा क्या पोटेंशियल है, ठीक है, कैन कोप विद द नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ द लाइफ एंड कैन वर्क प्रोडक्टिवली एंड फ्रूटफुली, एंड एट द सेम टाइम कैन मेक अ कंट्रीब्यूशन टू हिज और हर कम्युनिटी। ठीक है? वो क्या है? अपना पोटेंशियल रियलाइज कर रहा है, जो नॉर्मल स्ट्रेस है लाइफ के उसको डील कर रहा है, उसके बाद अपना काम धंधा सही से कर पा रहा है, उससे कुछ अर्निंग भी ले रहा है, और साथ साथ अपने कम्युनिटी को और सोसाइटी को भी हेल्प कर रहा है आगे बढ़ाने में। तो दिस इज एन ओवरऑल डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ।
तो अगर आप देखें इसमें दो चीजें लिखी है, मेंटल इलनेस एंड पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, इसी के बीच सब चीजें। मेंटल हेल्थ इज समथिंग जो हम सब में है, हम सबके पास हेल्थ है, हम सबके पास मेंटल हेल्थ भी है, बट सम ऑफ अस कैन हैव मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो कि आगे चल के मेंटल हेल्थ इलनेस में बदल सकती है, ठीक है। We all have mental health, some of us have mental health problems. Now, अगर आप डेफिनेशन देखें तो WHO ने क्या, इंडिविजुअल की फंक्शनिंग और सोसाइटी की फंक्शनिंग, पर्सनल लेवल पे और सोशल लेवल पे आपका कैसा क्या रोल है, दोनों के दोनों मेंटल हेल्थ के अंदर आता है। इट इज अ डायनेमिक थिंग, ठीक है। डायनेमिक मतलब जो हमेशा चलता रहता है, बदलते रहता है, एक जैसा नहीं है। जैसे जैसे लाइफ बढ़ेगी वैसे वैसे आपका स्वभाव व्यवहार, जो जो स्ट्रेसर आ रहे हैं उसको डील करने का प्रक्रिया बदलता रहेगा। एक छोटा बच्चा शायद अलग तरीके से स्ट्रेस डील करता है, एक उससे बड़ा बच्चा थोड़ा अलग तरीके से डील करता है, और एक एडल्ट इंसान अलग तरीके से डील करता है, ठीक है। तो जैसे जैसे लाइफ बढ़ेगी, एनवायरमेंट बदलेगा, उस हिसाब से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो अप्रोच है, लाइफ में जो चीजें एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की अप्रोच है, वो बदलेगी। अगेन मेंटल हेल्थ आपका तीन चीजों का डायनेमिक है, उसमें बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें साइकोलॉजिकल और सोशल कंपोनेंट्स होते हैं। इन कंपोनेंट्स के ऊपर नीचे होने से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। सॉरी, दिस इज वो, सो दिस इज बायोसाइकोसोशल मॉडल ऑफ मेंटल हेल्थ। तो इसमें क्या है, बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स है, साइकोलॉजिकल कंपोनेंट है और सोशल कंपोनेंट है। बायोलॉजिकल कंपोनेंट में अगर आप देखें तो आपका जेनेटिक अगर कोई प्रॉब्लम है तो जीन्स के वाया कैरी हो सकती है। न्यूरोकेमिस्ट्री जो ब्रेन के केमिकल्स होते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चरल ब्रेन का कैसा है कि ब्रेन में जो बनावट है उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, जो ब्रेन के हार्मोन्स है, वो जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो ऊपर नीचे हो गए हैं, और ओवरऑल आपकी फिजिकल हेल्थ क्या है, तो ये बायोलॉजिकल कंपोनेंट बनाते हैं। साइकोलॉजिकल कंपोनेंट में क्या है कि कॉग्निटिव परसेप्शन कैसा है, कि आप चीजों को देखने का आउटलुक कैसा रखते हैं, कॉन्फिडेंट आउटलुक रखते हैं, एक विक्टिम मेंटालिटी रखते हैं। इमोशनल रेगुलेशन, आपका अपने भावों पे कितना कंट्रोल है। पर्सनैलिटी ट्रेट्स अगेन एक कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर है, और सेल्फ एस्टीम इज वन ऑफ द फैक्टर। सोशल में आपका सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, आपका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, फैमिली का हेल्प कितना है, कल्चरल इन्फ्लुएंस कैसा है, कोई सोशल एनवायरमेंटल ट्रिगर या ट्रॉमा तो नहीं है, इन सब की वजह से भी आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। ऑलराइट, तो फीचर्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन क्या है, ही इज सेल्फ अवेयर एंड रियलिस्टिक एंड हैव अ रियल सेल्फ कॉन्सेप्ट, self acceptance and confidence in abilities, emotional stability and self control, responsibility and reliability, capacity to love and work, adaptability and resilience, balanced interpersonal relationship, goal directed behavior and productivity। यानी कि ऑल जो चीजें हमें एक नॉर्मली हेल्दी लाइफ जीने में हेल्प करती है। आपको अपने बारे में पता है, आपको पता है कि आप चीजों को आगे कैसे डील कर सकते हैं, आपको ये पता है कि कौन सी चीजें आपको ट्रिगर करती है, उनसे दूर कैसे रखना है, अपनी फिजिकल हेल्थ का कैसे ख्याल रखना है, अपने पीयर लाइफ को, अपने सोशल लाइफ को कैसे सही करके रखना है, कोई अगर स्ट्रेसफुल चीजें आ रही हैं तो उसमें अपने आप को कैसे अडेप्ट करना है, बहुत बड़े स्ट्रेसर है तो अपने आप को कैसे रिजिलियंट बनाना है, और कैसे अपने गोल को ध्यान में रखते हुए अपनी लाइफ को कैरी फॉरवर्ड करना है। A mentally healthy person is flexible, emotionally mature, and capable of dealing constructively with life's challenges. They demonstrate both intrapersonal and interpersonal harmony, which is essential for both personal satisfaction and professionalism as well. Professional career में भी growth अच्छी होगी और personal life भी maintain रहेगी. All right? So, in short, जो हमने पढ़ा है, mental health आपका state of well-being, ठीक है? How we think, feel and act. ओके हम कम्युनिकेट कैसा करते हैं लोगों से रोज की दुनिया में, हम अपनी सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। एंड मेंटली हेल्थी पर्सन आपका सेंस ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस है, सेल्फ वर्थ है, स्ट्रेस से कैसे कोप अप करना है, ये सब चीजें जानता है। अगेन आपको ये याद रखना है, एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ वेलबींग, अगर आपको ओवरऑल हेल्दी रहना है तो मेंटली हेल्दी होना नेसेसरी है, ठीक है। मेंटल हेल्थ जो है उसका होना आपकी लाइफ में की एक नेसेसिटी है, ये कोई लेविशिंग थिंग नहीं है कि भैया जो किसी के पास बहुत पैसे या कुछ बहुत अमीर आदमी है वही मेंटली हेल्दी हो सकता है। एवरीवन, इट इज अ राइट ऑफ योर्स टू बी अ मेंटली हेल्दी पर्सन। ऑलराइट,
हम नेक्स्ट आएंगे डिफेंस मैकेनिज्म्स में। जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है डिफेंस, बचाव करने के लिए। खुद के जो विचार हैं, सोच है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कर रही है या एंजाइटी प्रोवोक कर रही है, उसको मेंटली उन चीजों से कैसे अपने आप को बचाता है इंसान, उसकी प्रक्रिया को हम डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। अभी जो ये डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं, ये अच्छे भी हो सकते हैं, आपके लिए काम भी कर सकते हैं। ये बहुत खराब तरीके से भी आप लोग इसको यूज, मतलब आप इन द सेंस कि जनरल पॉपुलेशन इसको खराब तरीके से भी यूज कर सकती है। सो एना फ्रॉइड वाज अ साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने एक बुक पब्लिश करी थी, द ईगो एंड द मैकेनिज्म ऑफ डिफेंस, जो आगे चल के उन्होंने स्पेशल मेथड ऑफ डिफेंस टू प्रिवेंट वनसेल्फ फ्रॉम जनरेटिंग एंजाइटी, इसके लिए आया था, जो आगे जाके डिफेंस मैकेनिज्म में कन्वर्ट हुए। तो व्हाट आर दे आर अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेस एम्प्लॉयड बाय द ईगो टू रिड्यूस एंजाइटी। अभी ईगो क्या होता है हम ये अभी समझेंगे, ठीक है ना, कि हमारा जो ईगो है, उन्होंने कुछ अनकॉन्शियस, कुछ कॉन्शियस भी है, उसमें से कुछ प्रोसेस, मेंटल प्रोसेसेस हैं जो कि जनरेटेड एंजाइटी को कम करने के लिए अपने आप से उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। सो अगर आप ये डायग्राम देखें, आपका ट्राइपेटाइट मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन है, ठीक है, या फिर ये स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी भी बोलते हैं कहीं कहीं पे। इसने ओवरऑल कॉन्शियसनेस को, ह्यूमन ब्रेन को 3 चीजों में बांटा है। सबसे नीचे है इड, बीच में है ईगो और ऊपर है सुपर ईगो। अगर आप लेमन टर्म में जो ईगो शब्द यूज करते हैं वो ये नहीं है, ठीक है। इड आपका वो पोर्शन ऑफ ब्रेन है जो सबसे नीचे है, तो जो बेसिक ड्राइव्स, खाना, भूख, सेक्सुअल ड्राइव्स, इनको कंट्रोल करता है। सुपर ईगो सबसे ऊपर है, तो ये मोरालिटी चेक करता है कि ये सही है तो यही होना चाहिए, ये गलत है तो यही होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ईगो जो है वो इसका बैलेंस करता है। इन साइंटिफिक टर्म, ईगो इज समथिंग विच बैलेंसेस योर रियलिटी, विच बैलेंसेस जो भी आपका कॉग्निटिव प्रोसेस है, और उसके अकॉर्डिंग आपको एक्ट करने को बोलता है। समझ में आया? गेटिंग इट? जो इड, ईगो और सुपर ईगो का कंसेप्ट है। So it represents the instinctual and primitive drives such as hunger, aggression, and sexual impulses. It operates on pleasure principles, seeking immediate gratification. Then you have superego, which represents moral standards, conscience, ideals internalized from parents and society. It demands perfection and judges action as right or wrong. Then the ego is the rational and the decision making part of brain and personality that operates on reality principle. ये रियलिटी में ऐसा है, मैं इतना मॉरल होके भी नहीं सही काम कर सकता और मैं इतना लेविश होके भी नहीं काम सही कर सकता। समझ रहे हैं? सो जो भी आपके एंग्शियस, इनकन्वीनियंट या अनप्लेजेंट फैक्टर्स हैं, तो डिफेंस मैकेनिज्म उन चीजों से आपको बचाने के लिए काम कर सकता है। ये मैंने जैसे बोला था, ये अडेप्टिव भी हो सकता है, किसी चीज में आपको अच्छे से अडॉप्ट करा सकता है। ये माल अडेप्टिव भी हो सकता है और कुछ कुछ इंटरमीडिएटरी भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, आपके डिफेंस मैकेनिज्म भी फर्दर आपके 4 टाइप में है, मेच्योर, इमेच्योर, न्यूरोटिक और साइकोटिक। साइकोटिक या पैथोलॉजिकल भी बोल सकते हैं इनको। कुछ कुछ नाम इसमें से मिस्ड हैं जो हम आगे जब स्लाइड्स पढ़ेंगे तो देख लेंगे। तो अगर आप देखें, साइकोटिक में आपका डिनायल, डिस्टॉर्शन और डिल्यूजनल प्रोजेक्शन करके नाम है। उसके आगे आपका इमेच्योर में प्रोजेक्शन, रिग्रेशन, पैसिव अग्रेशन, डिसोसिएशन, एक्टिंग आउट भी आता है इसमें। न्यूरोटिक में रैशनलाइजेशन, रिप्रेशन, डिस्प्लेसमेंट, रिएक्शन फॉर्मेशन। और मैच्योर वाला जो है वो सब्लिमेशन, ह्यूमर सप्रेशन एंड एल्टुरिज्म। नाम ये है, हम आगे ये क्या होता है एक एक करके देखेंगे। डिनायल, नाम सजेस्ट है कि डिनायल, एक्सेप्ट ही नहीं करना, कोई चीज हो गई है उसे एक्सेप्ट ही नहीं करना है। जैसे खास करके टर्मिनल डिजीज किसी को डायग्नोज हुई है, किसी को कैंसर बताया, वो मानेगा ही नहीं, नहीं नहीं ये तो खाली खाली खून बह रहा है, कैंसर तो नहीं है, ठीक है ना। किसी की डेथ हो जाती है अचानक से, नहीं नहीं एक्सीडेंट ही हुआ है, डेथ तो हुई नहीं है। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो refusing to accept the existence of unpleasant realities. A person diagnosed with cancer insists there must be some mistake. Next is your distortion, drastic reshaping of external reality to meet the internal need. अंदर से कुछ अलग सी थॉट जनरेट हो रही है। देखिए, ये जो आप अगर देखेंगे आगे, जो चीज आप जो एक्सटर्नल चीजें जो है नहीं, उसको भी आप इंटरनली मान के चल रहे हैं, तो ये ज्यादातर आपका साइकोसिस में देखने को मिलता है। कोई भी साइकोटिक, स्किजोफ्रेनिया या वैसी डिजीज होंगी तो उसमें ये वाले डिनायल, डिस्टॉर्शन और डिल्यूजनल प्रोजेक्शन,
जो है वो आपके साइकोटिक स्पेक्ट्रम डिजीज में, तभी हम इनको साइकोटिक या पैथोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म बोल रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बिलीविंग वन हैज अ स्पेशल पावर और डिवाइन कनेक्शन, ठीक है, मेरे को दुनिया से बात नहीं करनी क्योंकि मैं उनसे बहुत बड़ा हूँ, मैं तो बहुत प्रसिद्ध इंसान हूँ, बाकी लोग मेरे सामने कुछ नहीं है तो मैं इनसे बात नहीं करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन आपका दो टाइप का समझ लीजिए, एक साइकोटिक या डिल्यूजनल परसेप्शन होता है, एक नॉर्मल प्रोजेक्शन भी होता है, ठीक है। क्या होता है कि जो आपकी अनवांटेड फीलिंग है उसको सामने वाले पे प्रोजेक्ट कर देना। सपोज मेरे को बहुत ज्यादा किसी चीज को लेके कि चीटिंग, मतलब मेरे दिमाग में आया कि मैं चीटिंग कर लूं, ठीक है, एग्जाम में, लेकिन मैंने बोला नहीं नहीं मैम ये बगल वाला चीटिंग कर रहा है, उसका नाम लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल, अ जेलस पार्टनर एक्यूजेस द अदर ऑफ बीइंग अनफेथफुल। जो जेलसी की प्रॉब्लम है वो सपोज मुझको है, या सपोज एक पार्टनर है उसको है, बट तो वो क्या करेगा, जेलस वो गलती सामने वाले पार्टनर की नहीं है, लेकिन फिर भी वो अक्यूज प्रोजेक्ट उस पे डालेगा, प्रोजेक्शन उस पे डालेगा। गेटिंग इट? ये आपका नॉर्मल जो प्रोजेक्शन वाला डिफेंस मैकेनिज्म है। अपनी गलती नहीं है, हिज फॉल्ट, हर फॉल्ट, देयर फॉल्ट, बाकी पूरी दुनिया गलत है, मैं सही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, साइकोटिक डिल्यूजनल में क्या होता है कि अपना एक बिलीफ कि सामने वाली दुनिया गलत है, ठीक है, लोग सब जो भी काम कर रहे हैं मुझे ही नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, तो दिस इज डिल्यूजनल प्रोजेक्शन विच इज कॉमनली सीन इन पैरानॉइड पर्सनैलिटी या फिर साइकोटिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका रैशनलाइजेशन, ठीक है। रैशनलाइजेशन क्या होता है, इसमें आप कोई लॉजिकल फाइंडिंग देते हो, फॉल्स एक्सप्लेनेशन टू जस्टिफाई बिहेवियर और फीलिंग, ठीक है। एग्जाम में बहुत गंदा किया, नंबर नहीं आए, अरे टीचर ने जानबूझ के टफ पेपर बनाया है, आपने पढ़ाई नहीं करी हो चाहे, लेकिन टीचर मुझसे हमको पसंद नहीं करता तो हमें गंदा पेपर बना के दिया, ठीक है। आप एक लॉजिकल फाइंड रीजन दे रहे हो बिहाइंड योर अनसक्सेस, ठीक है। रिप्रेशन क्या होता है? रिप्रेशन इज अनकॉन्शियसली, इट इज नॉट अ कॉन्शियस थिंग, इट इज अनकॉन्शियसली आप कोई बहुत ही पेनफुल कोई एक्सपीरियंस है या मेमोरी है उसे छुपा देते हो। सपोज एक बच्चे को चाइल्डहुड में बहुत बड़ा ट्रॉमा हुआ है, उसने कोई बहुत बड़ी फायर या कुछ देखा हुआ है, या किसी बच्ची के साथ कुछ मार पिटाई हो गई है, ठीक है ना, तो ये सब चीजें जैसे जैसे वो बड़ा होगा वो इसी चीजें भूल जाएगा, ठीक है। वो फायर का एक्सीडेंट भूल गया, वो जो फिजिकल या इमोशनल ट्रॉमा था वो भूल गया बच्चा बचपन का बड़े होके। ये उसने कॉन्शियसली नहीं किया क्योंकि उस वक्त हुआ, तो धीरे धीरे जैसे अनकॉन्शियसली उसके ब्रेन ने वो चीजें दबा दी, ठीक है। रिप्रेस्ड मेमोरी जब बोलते हैं ना, जो अनकॉन्शियसली दबी हुई होती है कहीं ना कहीं, समझ रहे, ठीक है। A woman who was abused as a child has no conscious memory to the event. क्या हुआ था मुझे नहीं मालूम, मैं तो बेहोश हो गई थी, या बचपन का ये साल था, मैं घर अपने मामा के वहां रहती थे और उसके बाद फिर हम लोग कहीं और मूव कर गए, पता ही नहीं उसके बीच में क्या हुआ है, समझ रहे। It is considered the most basic defense mechanism. Other often builds upon it. कि सबसे पुराना सबसे बेसिक डिफेंस मैकेनिज्म हम रिप्रेशन को मानते हैं। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन, ये जर्नली भी देखोगे, किसी एक का गुस्सा दूसरी तरफ डाल देना। शिफ्टिंग इमोशनल इम्पल्सेस फ्रॉम द ओरिजिन सोर्स टू सेफर टारगेट। मैंने आपको यहाँ डांटा, खूब डांट लगाई, मुझे नहीं डांट सकते, गए अपने जूनियर्स को डांट दी, घर में जाके अल्लाह मचा दिया, अपने भाई बहन को पीट दिया, समझ रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, कि किसी और का गुस्सा किसी और पे डाल देना, ठीक है। नेक्स्ट इज इंट्रोजेक्शन विच इज समहाउ अपोजिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। टेकिंग ऑन ट्रेट्स ऑफ बिहेवियर फॉर समवन यू एडमायर, ठीक है। किसी की कोई क्वालिटी अगर अच्छी लगी उसको इंटरनलाइज कर देना, इसे बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन या इंट्रोजेक्शन। जैसे कि आप टीचर कैसे, छोटे बच्चे होते हैं ना, अपनी टीचर की कॉपी करते हैं घर जाके, या अपने पेरेंट्स की कोई चीज आपको इतनी अच्छी लगी, इतनी आइडियलाइज कर लो कि उसको आप इनकॉर्पोरेट करने दो कि मेरे पापा ऐसे चलते थे, ऐसे चश्मा पहनते थे, तो जो बेटा है घर का वो भी वही सब चीजें करने लग गया, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअलाइजेशन, इसमें आप लॉजिक, इंटेलेक्चुअल मीनिंग दोगे किसी भी काम को, जिससे कि आप एक इमोशनल रिस्पॉन्स जनरेट ना कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने अपने किसी लव्ड वन को खोया, किसी बहुत क्लोज फैमिली मेंबर की डेथ हो गई, तो अपने आप को इमोशनली नम रखने के लिए आप डिजीज के बारे में बात करोगे, अच्छा यहाँ पे फ्यूनरल का ये अरेंजमेंट करना है, यहाँ से कुछ करना है, ये चीजें हो गई थी, इस हॉस्पिटल का बिल देना, अपने आप को बाकी चीजों में इतना इन्वॉल्व कर दोगे कि आप अपने इमोशंस आगे ना डाल पाओ, ठीक है। To avoid intimacy with people, attention is placed in external reality to avoid the expression of inner feelings, and stress is placed on irrelevant details to avoid perceiving the whole,
ठीक है, समझ में आया कि खुद इतना दुख मैं महसूस अभी करने की स्थिति में नहीं हूँ, तो मैं अपना जो भी इमोशनल स्ट्रेस है वो छोटी छोटी जो इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे लग रही है कि इंपॉर्टेंट है, जो एक्सटर्नली इंपॉर्टेंट है, उसमें डाल दूंगा। ठीक है, ओके। अनडूइंग इज अनदर फैक्टर। इसमें क्या होता है कि कोई अनएक्सेप्टेबल थॉट है या एक्ट है, उसको छुपाने के लिए कोई अच्छा काम करना। सपोज, ठीक है, आपस में दो दोस्तों की लड़ाई हुई, आपने कुछ कह दिया, सामने वाले को बुरा लगा, सॉरी, उसको अंडू करने के लिए आपने क्या किया, चार मैं तुझे बाहर पार्टी देता हूँ, खाना खाते हैं बाहर जाके। समझ में आया? सॉरी, सपोज आप नर्सिंग में किसी पेशेंट से आपको गलती से तेज इंजेक्शन लगा दिया, पेशेंट को बहुत दर्द हो गया, तो आपने ओवर कंपनसेट करने के लिए उसकी बेडिंग सही कर दी, उसके लिए पानी वहीं पे रख दिया, पानी है किसी के पास, ठीक है। नेक्स्ट इज रिएक्शन फॉर्मेशन। सो नेक्स्ट इज रिएक्शन फॉर्मेशन। अच्छा, रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या होता है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप बिल्कुल ऑपोजिट फीलिंग जनरेट कर लेते हो। किसी टीचर को या किसी स्टूडेंट को देख के आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा है उसको मुंह फोड़ दूं, तो आप क्या करेंगे, अरे आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा, एकदम ऑपोजिट फीलिंग। समझ रहे हैं ना? दिस इज कॉल्ड रिएक्शन फॉर्मेशन। Behaving opposite to one's true feeling. If this mechanism is frequently used at an early stage of ego, तो ये डेवलपमेंट इन बिकमिंग अ परमानेंट कैरेक्टर ट्रेट, लाइक यू कैन सी इन ऑब्सेशनल कैरेक्टर। ओके, इससे पहले जो हमने अनडूइंग वाला देखा था, आप ले आए ना, अनडूइंग वाला जो देखा था, अनडूइंग भी आपका ओसीडी के पेशेंट में बाद में बन सकता है। ओसीडी के पेशेंट एक काम बार बार करते हैं ना, उनके दिमाग में कोई थॉट आती है कंटामिनेशन को लेके, वो बार बार हाथ धोते हैं, तो अनडूइंग इज वन ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म जो ओसीडी के पेशेंट यूज करते हैं। सिमिलरली रिएक्शन फॉर्मेशन आपके ऑब्सेशनल कैरेक्टर्स में या फिर ऑब्सेशनल जो पर्सनैलिटी होती है उसमें डेवलप हो सकता है। ओके, a person, a man who has unconscious hostility towards his father acts extremely respectful. This is reaction formation. Okay, next is regression. regression भी आपको कम्युनिटी लेवल पे देखने को मिलेगा। बहुत बार बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ी औरत है, 30-35 साल की औरत है, घर में कुछ हुआ, हस्बैंड ने कुछ कह दिया, अगले दिन आप देखेंगे एकदम बच्ची बन के बात कर रही है, 5 साल की बच्ची बन के। या घर में आप बहुत बार किसी ने बहुत ज्यादा डांट दिया किसी एक को, तो वो एकदम बचपने उसमें चला जाता है, रिग्रेस कर जाता है। तो वो रिग्रेशन क्या है, वो एक सेफ प्लेस है जहां पे वो इंसान एकदम सेफ फील कर रहा है। ठीक है, बट इट इज नॉट अ मेच्योर डिफेंस, इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ठीक है, ये याद रखिए। Reverting to earlier childlike behavior under stress. An adult throws a tantrum after losing an argument. ये बच्चों में बहुत कॉमन देखने को मिलता है कि कोई स्ट्रेस है, कुछ आया, एक थोड़ा बड़ा बच्चा है, 7-8 ईयर्स का है, वो बेड वेटिंग शुरू कर देता है, वापस थम्स अप करना शुरू कर देगा, तो थोड़े जो सेफर स्पेस था वहां पहुंचने की कोशिश करता है। ठीक है, एक्टिंग आउट इज अपने आप को एक्सप्रेस वर्ड्स की जगह एक्शन से करना। ठीक है, आपको किसी की कोई चीज पसंद नहीं आ रही थी, इंस्टेड की वहां पे जाके कन्फ्रंट करने से आपने चीजें तोड़ दी। ठीक है, अभी टीनेजर को किसी ने कुछ बोला, तो वो जाके क्या करते, दरवाजा पटकते हुए बाहर गया, मम्मी पापा की कोई बात समझ में नहीं आई तो। समझ रहे? टीनेजर slams the door after an argument. This is one example. A patient stopped taking medication to express anger towards a doctor. Child misbehaving to get attention is acting out. कुछ examples. Okay. Again, पैसिव अग्रेशन आपका इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ एंगर है, और रिजेंटमेंट इंस्टेड ऑफ अगेन समहाउ सिमिलर टू जो हमने एक्टिंग आउट देखा था, उससे थोड़ा सा आउटवर्ड एक्सप्रेशन उसका कम है। ठीक है, परेशान तो आप हैं कि आपको किसी टीचर ने कुछ बोला, तो आपने क्या किया, आपने ब्लैक बोर्ड में जाके तोड़फोड़ नहीं करके आपने अपना टीचर को असाइनमेंट ही सबमिट नहीं किया। ठीक है, ये पैसिव अग्रेशन है। घर में मम्मी ने बोला सामान लेके आ जाना, मेहमान आने वाले हैं, आपको कोई चीज चाहिए थी या कोई बात पसंद नहीं आई, तो आपने तोड़फोड़ नहीं मचाई, आप सामान लेने ही नहीं गए, या आप गए तो आप बहुत धीरे धीरे आए जब तक मेहमान जाने वाले थे। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड पैसिव अग्रेशन। दिखा रहे हो एग्रेशन लेकिन पैसिवली, प्रॉब्लम कर रहे हो क्रिएट सामने वाले के इसमें भी। ठीक है, नेक्स्ट इज डिसोसिएशन। ये भी बहुत कॉमन कम्युनिटी में देखने को मिलता है।
ये होता क्यों है? डिसोसिएशन का मतलब समझिए, लिटरल वर्ड डिसोसिएशन का मतलब टूट जाना, अलग अलग डिसोशिएट हो जाना, ठीक है। तो डिटैचमेंट करना, अपनी रियलिटी से खुद का जो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियस फीलिंग है, उसको डिटैच करना। बहुत बार आपने देखा होगा कम्युनिटी में, किसी चीज को लेकर लड़ाई हो गई, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो गई, वाइफ बेहोश होकर गिर गई, ठीक है, या फिर उसको दौरे पड़ने लग गए, या फिर किसी यंग मेल को आपने कुछ कह दिया या डांट दिया, वो गिर गया बेहोश होकर। वो बेहोशी क्या है? वो डिसोशिएट हो रहा है इंसान उस पर्टिकुलर स्ट्रेसफुल आर्गुमेंट जो है, या जो पर्टिकुलर स्ट्रेसफुल टॉपिक है उससे, ठीक है। टेम्पररी डिटैचमेंट फ्रॉम रियलिटी टू अवॉइड डिस्ट्रेस, a person describes a traumatic event as as if it happened to someone else. Next is your conversion. Emotional conflict is converted into physical symptom, somehow similar to dissociation. इसमें physical symptom आ जाएंगे, ठीक है। हाथ ही नहीं उठ रहा है, मुझे दिखाई देना बंद हो गया है, समझ रहे? A student develops temporary blindness before exam. कल एग्जाम था, आज पेट खराब हो गया, आज मेरे हाथ चलना ही, लिख ही नहीं पा रही हूँ। ये सारे भी आपको, ये भी आपका एक जो स्ट्रेसफुल कंडीशन है, बच्चों के लिए एग्जाम स्ट्रेसफुल कंडीशन है, उससे बचने के लिए ये सब चीजें कर रहा है, ठीक है। अभी हम थोड़ा मेच्योर डिफेंसेस की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आप सोच समझ के जो एक्सेप्टेबल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला है सब्लिमेशन, मोस्ट मेच्योर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस है, उसको किसी क्रिएटिव वर्क में या सोशली एक्सेप्टेबल वर्क में डाल देना। बहुत एग्रेशन है, पेशेंट किसी के अंदर बहुत एग्रेशन है, वो बॉक्सिंग की दुनिया में चला गया, ही बिकेम अ वेरी सक्सेसफुल बॉक्सर। या फिर किसी के दिमाग में बहुत वायलेंट थॉट आ रहा है, तो वो बहुत ज्यादा थ्रिलर नॉवेल लिखने लगा, तो उसने अपने जो अंदर की अनएक्सेप्टेबल थॉट्स या एंजाइटी प्रोवोकिंग ड्राइव थी, उसको एक क्रिएटिव काम में डाल दिया। इस वजह से हम इसे मेच्योर डिफेंस कह रहे हैं कि इससे कुछ काम निकल के आ रहा है और ये एक्सेप्टेबल है सोशली, ठीक है। नेक्स्ट इज सप्रेशन। जैसे हमने रिग्रेशन पढ़ा था, सॉरी रिप्रेशन पढ़ा था, उसमें अनकॉन्शियसली आपकी जो प्रॉब्लम है थॉट से, वो डीप डाउन बर्डन हो जाती है। सप्रेशन में कॉन्शियसली आप पोस्टपोन करते हैं टू डील, डिसाइडिंग टू डील विद डिस्ट्रेसिंग थॉट। कल रिजल्ट आने वाला है, परेशान तो बहुत हूँ, तो उसको डिस्टॉर्ट करने के लिए चलो आज मैं दूसरा प्रोजेक्ट पकड़ लेता हूँ, या आज मैं क्रिकेट खेल लेता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, या फिर टीवी देख लेता हूँ, ठीक है। वो थॉट कम करने के लिए कॉन्शियसली आपने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट इज एल्टुरिज्म, दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, कि अपने अंदर के दुख को कम करने के लिए दूसरे की हेल्प करना। सपोज किसी ने अपने किसी लव्ड वन को खोया है, तो वो अभी खुद का बहुत, पूरी फैमिली खो गई है, तो अब वो दूसरों की वॉलेंटरीली जाके लोगों की ग्रीफ थेरेपी करता है, या फाइनेंशियल तौर पे या फिर किसी और तौर पे हेल्प करता है। दिस इज एल्टुरिज्म। ड्राइविंग सेटिस्फेक्शन फ्रॉम हेल्पिंग अदर्स टू मैनेज इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। Example, a person who experienced grief volunteers to counsel bereaved families. Again, one of the last जो चीज हम बढ़ रहे हैं, humor. Dealing with emotional conflict by finding amusement. हर छोटी छोटी बातों में मजाक लगा दिया। आपका पैर टूटा था, किसी को बहुत दर्द भी हो रही है, वो भी हो रहा है, तो बोल रहा है अरे मैं तो लंगड़ा त्यागी बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे ह्यूमर, अपने जो भी पेनफुल सिचुएशन है, जो भी एंजाइटी ड्रिवन सिचुएशन है, उसको ह्यूमरस तौर पे, ह्यूमरली तौर पे उसको कट डाउन करा है, ठीक है। This is also considered a mature and healthy mechanism. So ओवरऑल जो कुछ भी हमने अभी पढ़ा है उसकी समरी इसमें है। हमने मेंटल हेल्थ पढ़ा, हमने मेंटल हाइजीन पढ़ा, ठीक है। विच में आप मेंटल हाइजीन जो है वो आपका कैसे मेंटल हेल्थ को प्रमोट करती है, मेंटली हेल्दी पर्सन में क्या क्या पॉजिटिव क्राइटेरिया होते हैं, कैसे रेजिलियंस होता है, कैसे अपने आप को फ्लेक्सिबली डायनेमिकली चेंज कर सकता है। उसके साथ साथ हमने जो आपके डिफेंस मैकेनिज्म है, जो लाइफ जो स्ट्रेस है उसको डील करने के लिए हमारे ब्रेन ने, हमने क्या क्या चीजें डेवलप करी है, वो सब चीजें हमने कवर करी। ओके, थैंक यू।